ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम महासंग्राम में। आज लोकतंत्र का महापर्व का छठा चरण सुबह 7 बजे से लगातार चल रहा है। मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर मतदान कर रहे हैं। 9 बजे तक के आंकड़े हमारे पास आ गए हैं। छठे चरण की पल पल की अपडेट हम लगातार दे रहे हैं। अब हम रुख करेंगे उन सीटों की तरफ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सीटें हैं, आपको बताएं कि सुल्तानपुर, आजमगढ़, डुमरियागंज, जौनपुर, संबलपुर सीट और पूरी, यानी कि जो हॉट सीटें हैं, जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, यहाँ पर जो बड़े लोग हैं, ये इनकी साख दांव पर लगी है। जैसे पुरी से संदीप पात्रा जी हैं और आजमगढ़ से जो निरहुआ हैं दिनेश लाल यादव, ये बीजेपी से यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सुल्तानपुर से, और सुल्तानपुर से मेनका गांधी जी हैं, चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी प्रत्याशी हैं। इनके बारे में कुछ सुल्तानपुर की डिटेल्स हमारी सहयोगी नवजीत कौर देंगी। उसके बाद हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। बिल्कुल, तो सबसे पहले चर्चा में ये आपको बताएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिर चुनावी मैदान में कौन है। यहाँ पर लोकसभा सीट सुल्तानपुर की बात हो रही है तो मेनका गांधी बीजेपी से और बसपा से आपको बता दें कि उदयराज वर्मा और सपा से राम भुआल निषाद चुनावी मैदान में। अब आपको एक बार बता देते कि यहाँ पर कुल कितने मतदाता हैं, उसके बाद जनादेश बताएंगे और बताएंगे कि इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर कितनी विधानसभाएं हैं। तो कुल मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 19,14,739 यहाँ पर कुल मतदाता। इनमें से अगर बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि 8,46,070 पुरुष मतदाता हैं और आपको बता दें कि ये महिला मतदाता जो हैं 9,29,053 हैं। यानी कि आप एक चीज नवजीत यहाँ पर देख सकती हैं कि महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, थर्ड जेंडर का यहाँ पर आंकड़े नहीं है। तो लोकसभा सीट सुल्तानपुर की बात हम कर रहे थे और अभी आपने देखा कि अगर 2019 के जनादेश की अगर जो बात करें तो मेनका गांधी ही यहाँ से जीती थी नवजीत, और चंद्रभद्र सिंह यहाँ से बसपा से हारे थे। यानी कि बसपा यहाँ दूसरे नंबर पर थी। ये ध्यान देने वाली बात है, यानी कि टक्कर हो सकता है कि बसपा से ही हो। तो ये 2019 का जनादेश। आगे की जानकारी नवजीत। बिल्कुल, अब विधानसभाओं की बात करेंगे तो आपको बता दें कि इस लोकसभा क्षेत्र में कुल कितनी विधानसभाएं हैं। तो आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि पांचों की पांचों विधानसभाओं पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। इसोली की बात की जाए, सुल्तानपुर की बात की जाए, सुल्तानपुर सदर की बात की जाए या लम्भुआ, कादीपुर, यहाँ पर पांचों की पांचों विधानसभा सीटों पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है सुल्तानपुर लोकसभा सीट पे। तो सुल्तानपुर लोकसभा सीट पे जितने भी ये विधानसभा थे उसकी जानकारी आपने दी। अब इतिहास के बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए फिर। बिल्कुल, तो आपको बता दें अब इतिहास की अगर बात कर ली जाए तो 2009 में संजय सिंह कांग्रेस से थे, जीते, और इसी के साथ अब आपको बताएंगे कि किस तरीके से 2014 में वरुण गांधी बीजेपी से यहाँ पर जीते थे और 2009 में मेनका गांधी 2019 में मेनका गांधी बीजेपी से जीती थी। एक बार फिर पार्टी ने जो है उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। अगर बात कर ली जाए बसपा की तो बसपा ने अपना उम्मीदवार यहां से बदला है। जी देवेंद्र जी। तो अब रुक करेंगे हम अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम आपका परिचय करा दें। जो हमारे साथ मेहमान हैं हरेंद्र विक्रम सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सपा, और डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। छठे चरण का मतदान चल रहा है, 5 चरण पूर्ण हो चुके हैं और जो 7वें चरण हैं वो उसका 1 जून को उसका मतदान होगा। तो 6वें चरण की जहां तक बात है, इनमें अगर जो सुल्तानपुर सीट की हम बात करें तो सुल्तानपुर में जो हमारे प्रत्याशी हैं, ये देखने वाली बात है कि मेनका गांधी बीजेपी से हैं, मेनका गांधी यहाँ पर सुल्तानपुर सीट से, और सपा से राम भुआल निषाद, वहीं बसपा से उदयराज शर्मा। लेकिन अगर जो पिछले जनादेश की बात करें तो यहाँ पर बसपा दूसरे नंबर पर रही है। रविंद्र सिंह जी, क्या लगता है कि इस बार आप पहले नंबर पर कैसे चले जाएंगे? पिछले लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर बसपा थी,
क्या लगता है आपको कि मेनका गांधी को टक्कर देने के लिए सपा काफी है या इंडी गठबंधन इसमें सहयोग करेगा, दूसरे या तीसरे नंबर पहले नंबर पर आप पहुंच जाएंगे? क्या गणित कहता है आपका? गांधी जी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी काफी है। सुल्तानपुर में उनके पुत्र पूरी मेहनत कर रहे हैं उनको हराने में। जो भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय कैडर है पूरी मेहनत कर रहा है उनको हराने में। भारतीय जनता पार्टी का वो कैडर जो कांग्रेस से घृणा करता है, इस बार वरुण गांधी जी को निकाल दिया है और श्रीमती मेनका गांधी जी को हरा के बाहर कर देना चाहता है। दूसरा गणित यह है कि चंद्रभद्र सिंह, सोनू भाई और मोनू भाई वो हमारे साथ आ चुके हैं, उनका एक अच्छा खासा प्रभाव है सुल्तानपुर में। वो हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं और श्रीमती मेनका गांधी को हराने में पुरजोर लगा दिया है। सारे आंकड़े जो हैं श्रीमती मेनका गांधी के खिलाफ हैं। अब आते हैं मूल जो हमारा चुनाव हो रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश के 14 लोकसभा सीटों पे, एक विधानसभा के उपचुनाव के सीट पे 15 चुनाव हो रहे हैं। जो मुख्य मुद्दा है पूर्वी उत्तर प्रदेश का बेरोजगारी, करीब करीब 70,000 69,000 तदर्थ शिक्षक लगातार एक साल से धरने पे बैठे हैं, 3 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। 1.5 लाख बच्चे, 1.5 करोड़ बच्चे पेपर लीक का शिकार हो गए। 38 लाख बच्चों का पेट एग्जाम दिया, उनको उसके बाद से कोई भर्ती परीक्षा नहीं निकाली। महंगाई चरम पे है, ये पूरे भारत की समस्या है। किसानों की समस्या बहुत विकट है, खाद पानी बिजली सारी तो है ही है, लेकिन जो यहाँ पर चुट्टा फसलों की है वो बहुत बड़ी विकट समस्या है। विकट समस्या इतनी है कि मुख्यमंत्री जी के ओएसडी चुट्टा फस से लड़के देहांत हो गया उनका, लेकिन तब भी मुख्यमंत्री जी सुधरे नहीं। फिर अगला मुद्दा है प्रभु श्री राम मंदिर का। जो प्रभु श्री राम मंदिर के लिए जिन लोगों ने प्रयत्न किया था सबको इन लोगों ने इग्नोर कर दिया, खाली चंदा खोरों को वहां पर लाके बैठा दिया। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है क्षत्रियों की नाराजगी का। रूपाला नाम का एक अपराधी है, सांसद भी है, उसको टिकट भी दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उसने क्षत्रियों, महिलाओं को, बच्चियों को, बहुओं को पे अभद्र टिप्पणियां किया। उसके एवज में गुजरात पुलिस ने क्षत्रियों की टोपियां उछाल दी, छत्राणियों को खींच के गाड़ी में बंद करके जेल में भेज दिया। अब राजा भैया का अपमान करने के लिए अनुप्रिया पटेल ने जो भाषा प्रयोग किया क्षत्रियों के लिए, उसका परिणाम इन 14 सीटों पे दिखाई पड़ेगा। अगला आखिरी जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो आरक्षण का है। आरक्षण के बारे में भ्रांति फैला रही है और भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से आरक्षण विरोधी है। इन सारे मुद्दों के साथ हम आगे बढ़े हैं और भारतीय जनता पार्टी 14 की 14 सीटों पे आ जाएगी। चलिए जीनो जी, बिल्कुल वही आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस के लिए ये सीट हमेशा से ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। अगर सपा की बात कर ली जाए तो सपा ने इस सीट पर अभी तक अपना एक भी बार खाता नहीं खोला है और बसपा ने यहाँ पर जो है 2 बार जीत भी दर्ज की है। तो क्या लगता है इस बार किस तरीके की तैयारियां की गई है और क्या लगता है कि इस बार यहाँ पर अपना सपा खाता खोल पाएगी? जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी रविंद्र जी आपसे। जी एक बार फिर से रिपीट करिएगा, आवाज बहुत धीरे आ रही है। जैसे इस सीट पे सपा ने अभी तक खाता नहीं खोल पाया है, इस बार क्या उम्मीद है? मैंने आपको कहा कि जो 14 सीटें हो रही हैं, जो उपचुनाव हो रहा है, उस उपचुनाव में तो हमारे प्रत्याशी का ही देहांत हो गया था। हम 15 सीटों पे खाता खोलेंगे। मुद्दा है इससे पहले इस चुनाव से कंपैरिजन मत करें 19 से, कि उस समय पुलवामा का उन्माद था। तो पुलवामा के उन्माद में जाहिर सी बात है हमारे के घर के बच्चे भी उन्माद में शामिल हो गए। तो वो मुद्दा नहीं है। इस बार का मुद्दा मैंने आपको गिनाया जी, ठीक है। इस बार के मुद्दे में, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे को छूने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग क्या छू रहे हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर, औरतों का जेवर, मंगलसूत्र, ठीक है, विरासत टैक्स, जनता से जुड़े मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए नाराजगी है। तो हम 14 के 14 सीटों को जीतेंगे। एक एक की विवेचना मुश्किल है। चलिए ठीक है, एक एक की विवेचना मुश्किल है, 14 की 14 सीटों पर आप जीतेंगे। हरेंद्र विक्रम जी, हम आपके पास आना चाहेंगे।
मेनका गांधी नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेनका गांधी जी तो 2019 में चुनाव जीती हैं और इस बार फिर टिकट मेनका गांधी को मिला है, लेकिन इस बार कुछ परिस्थितियां अलग हैं। कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, क्या लगता है आपको? जी देवेंद्र जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मेनका गांधी एक सोशल वर्कर भी हैं और जिस परिवार को बिलोंग करती हैं, कहीं ना कहीं वो परिवार, उनका परिवार पहले कांग्रेस में रहा, वो कांग्रेस की विचारधारा से, जन विरोधी विचारधाराओं से त्रस्त होकर भारतीय जनता पार्टी में सदैव उन्होंने काम किया और निश्चित रूप से आज तक वो कोई चुनाव नहीं हारी और आज भी निश्चित रूप से वही चुनाव जीतेंगी। और हाँ, जो लोग सपने देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, तो 4 तारीख तक इंतजार करें। 4 तारीख के बाद दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने होगा। चलिए, दूध और पानी सबके सामने तो होगा ही, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमारे साथ एक और मेहमान डॉक्टर विप्लव चौधरी, प्रवक्ता बीएसपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास आते हैं। एक और मेहमान हमारे हैं जो बीएसपी में सेकंड विनर रहे हैं 2019 में, यहाँ सुल्तानपुर से। तो हम आपके पास आते हैं विप्लव साहब। दूसरे नंबर पर रहे हैं पिछली बार, और इस बार सपा जीत के दावे कर रही है और बीजेपी तो करेगी ही, पिछली बार की विनर है। तो इस बार क्या खास है कि आप बीजेपी को मात दे देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, आपने हमें हमारी पार्टी का पक्ष रखने का मौका दिया। देवेंद्र जी, जिस प्रकार से अभी एक हमारे सज्जन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये बता रहे थे कि वह जो जीत के दावे कर रहे थे उत्तर प्रदेश में होने वाली आज जो मतदान हो रहा है 14 सीटों पर, उस उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कोई खाता खुला है और ना ही इस बार भी खुलने वाला है। बहुजन समाज पार्टी पिछली बार दूसरे नंबर पर रही अधिकतर सीटों पर, और बहुजन समाज पार्टी इस बार पहले नंबर पर रहेगी। उसके पीछे की मैं मुख्य कारण बता देता हूँ। दावे अलग बात होती है, दावे जमीन हकीकत अलग बात होती है। अभी हमारे मित्र जो है समाजवादी पार्टी के, वो बता रहे थे कि दूसरे दल के विषय में कह रहे थे कि वह आरक्षण विरोधी है और इन सब के विषय में बात कर रहे थे। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैं याद दिला दूं कि आरक्षण के विषय में जो है SC प्रमोशन के आरक्षण का बिल समाजवादी पार्टी के सांसद ने ही लोकसभा में फाड़ा था। और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के अधिकारियों का डिमोशन भी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। ये समाजवादी पार्टी अपने आप को दलित हितैषी बताने का दावा तो बिल्कुल ना करे, और ना तो पिछली बार इनके खाते खुले हैं 14 सीटों पर, ना इस बार खुलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज पार्टी बहुत ही करारी शिकस्त देने जा रही है पूर्वांचल में। बसपा का कैडर बहुत मजबूती से काम कर रहा है और सर्व समाज के साथ बहुजन समाज पार्टी लीड लेने जा रही है। जब 4 जून को नतीजे खुलेंगे, हम भी यहाँ होंगे, आप भी यहाँ होंगे, आप देखिएगा किस प्रकार के नतीजे आएंगे। और जो लोग ये दावे कर रहे हैं कि वह बहुत ज्यादा बढ़त ले रहे हैं, उन सबके भ्रम टूट जाएंगे। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, और सभी के दावे तो आपने सुन लिया। डॉक्टर आलोक सोती, सभी के दावे सुना, बीजेपी, सपा, बसपा, सबके दावे सुन लिए। क्या लगता है कि सुल्तानपुर की जो सीट है जहां पर सपा ने अब तक खाता नहीं खोला है, वहां पर खाता खोल लेगी या बीएसपी लीड कर लेगी? ऐसी क्या परिवर्तन वहां पर देखने को मिल रहे हैं कि वहां पर बीजेपी हारेगी? ये भी चीजें हैं भाई। दोनों जो लोग हैं, दोनों पार्टियों के लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। बीजेपी भी जीत के दावे कर रही है। क्या लगता है आपको सुल्तानपुर सीट का? देखिए, आपको सबसे पहले पृष्ठभूमि पे जाना पड़ेगा। आपने देखा था 2019 में जो 2 मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, सपा बसपा, उनका गठबंधन, और देखा भी गया था। आपको शायद आप ही के साथ जब हम चुनाव की विवेचना कर रहे थे बहुत पहले, तो आपने देखा था कि 10% वोट बढ़ रहे थे। तब मैंने आपको बताया था, द्विवेदी, मुझे याद आ रहा है कि ये सपा और बसपा के, यानी बसपा के जो वोट थे वो सपा में जा चुके थे 10%, और जिसकी वजह से आपने इतना देखा था कि 10 सीटों पे बसपा जीती थी और 5 सीटों पे सपा जीती थी। लेकिन इस बार देखने वाली बात है कि दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, और जिस तरीके से अभी आपने सपा और बसपा के दोनों पक्ष को सुने, और दोनों जो है इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, इसका बिल्कुल फायदा जो है वो बीजेपी को जाता है। जहां भी त्रिकोणीय मुकाबला होगा, आप देखिएगा बीजेपी को नेट फायदा होता हुआ नजर आएगा। मेनका गांधी सुल्तानपुर से लड़ रही हैं, उनके पति संजय गांधी यहीं से लड़ते थे और
जीतते थे और काफी यहाँ पे जो है गांधी परिवार का एक बड़ी पृष्ठभूमि है और हमेशा यह बना रहा। और सही बात है, विकास भी सुल्तानपुर में जो हुआ था वो संजय गांधी जी के समय हुआ था, बाद में वो अमेठी शिफ्ट हो गए थे, वो पास में गए। तो कुल मिला के देखने वाली बात यह है कि जब वोटों का बंटवारा हो जाता है तो ऐसे में जो सत्ता पार्टी होती है या जैसे बीजेपी का जो ध्रुवीकरण है वो उनको जो है बड़ा फायदा दे देता है। तो कुछ जो वोट हैं जो बटेंगे या जो डाइवर्ट होंगे वो आपस में जरूर बटेंगे। और आपने देखा था कि पिछली बार सपा बसपा के गठबंधन में बसपा को प्रत्याशी दिया गया था। इसका मतलब है कि बसपा की जो है वहां पे एक अच्छी पकड़ है। तो जाहिर सी बात है कि बसपा के वोट है वो सपा में नहीं जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा सपा के साथ में। जिस तरीके से आपने चुनाव विवेचना में बताया कि जो जितनी भी विधानसभा सीटें हैं सब पे कमल खिला हुआ है, इसका नजर आ रहा है कि बीजेपी का वोटर्स वहां है। और दूसरी बात जो 2024 के चुनाव में मुझे देखने को मिल रहा है वो साइलेंट वोटर है बीजेपी का। मैं काफी शहरों में घूमा, इधर कस्बों में गया, गाँव में भी गया, तो हमने देखा वहां पे साइलेंट है। बीजेपी को जो वोटर है वो कुछ नहीं बोलता, बस चुप जाता है, मुस्कुरा देता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इस समय जो साइलेंट वेव चल रही है ये जो है वो हमको लगता है कि बीजेपी के पक्ष में जाएगी। और जो बातें सामने आई थी, जो बिंदु बातें जो है सपा प्रवक्ता जी ने बताई थी, वो एक माइनर इश्यू होते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं। उसको इतना ज्यादा जो है जब वोट टॉस करने आता है तो उसके सामने जो है अंतरात्मा की जो आवाज होती है, जो वो वोट बायोलॉजिकल क्लॉक भी जिसको मैं कहता हूँ, और जो बातें अंदर चलती रहती हैं, अंतर्द्वंद चलता रहता है, अनकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है, वही होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो चुनावी डेटा आपको मिल रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक बार जो सैंपल आया है, रियल टाइम जो सैंपल आया है, आप देखेंगे यही सैंपल जो है वो आपको रिपीट मुश्किल से 1-2% का फ्लक्चुएशन आता है। और 1-2% के से उत्तर प्रदेश की जो राजनीति वो नहीं बदलने वाली। उत्तर प्रदेश जो है एक बहुत बड़ा 22 से 25 लोगों की आबादी वाला है, सबसे ज्यादा बड़ा सूबा है जनसंख्या के हिसाब से। तो ऐसे में जो स्विंग होना है 2 से 3% का वो फर्क नहीं पड़ता। मुझे साफ नजर आ रहा है कि मेनका गांधी थोड़ा सा टाइट होगा कि आपसी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखें कि मेनका गांधी के लिए बढ़त हासिल करने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इस बार बीएसपी और सपा अलग अलग है। जी बिल्कुल। अब हम रुख करेंगे एक और जो हॉट सीट है, वो है आजमगढ़ की सीट। तो हम चाहेंगे कि पहले हमारी सहयोगी नवजीत उनके बारे में कुछ बताएं, फिर अपने मेहमानों की तरफ से आजमगढ़ की। बिल्कुल, तो अब आजमगढ़ लोकसभा सीट की बात की जा रही, तो आपको सबसे पहले ये बता देते कि ये चुनावी मैदान में कौन कौन है। बीजेपी से बात कर ली जाए तो दिनेश लाल यादव और सपा से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में है। वहीं बसपा से बात की जाए तो मशहूद सबीहा अंसारी यहाँ पर ये चुनावी मैदान में। चलिए अब एक बार जो है तो दिनेश लाल यादव निरहुआ, आप समझ सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो भोजपुरी फिल्म स्टार हैं उनका कद क्या है। लोग उनसे अपने आप को जुड़ा हुआ समझते हैं और शायद इसी का लाभ बीजेपी ले रही है। दिनेश लाल यादव के बारे में आप जानते होंगे कि भोजपुरी के स्टार हैं, भोजपुरी फिल्म के स्टार हैं, और शायद इसी का लाभ बीजेपी लगातार ले रही है। धर्मेंद्र यादव पिछली बार हारे भी थे। अब नवजीत आगे बढ़िए। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो आप ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए यादव वर्सेस यादव। वहीं पर अगर बीएसपी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर यादव और जो मुस्लिम समुदाय के यहाँ पर ये फैक्टर ज्यादा देखने को मिलता है। तो बीएसपी ने जो है मुस्लिम जो है उन्हें उतारा है चुनावी मैदान में। जी देवेंद्र जी, आगे की ग्राफिक्स अगर जो प्ले करें तो हम कुछ और आगे इतिहास के बारे में बता दें जल्दी से। बिल्कुल, जो है कुल मतदाताओं की बात करी जाए तो आपको बता दें कि कुल यहाँ पर मतदाता 18,60,000 है, जिसमें से पुरुष मतदाता 9,84,000 है और महिला मतदाताओं की अगर बात कर ली जाए तो 8,76,000 है और थर्ड जेंडर यहाँ पर नहीं है। चलिए इसी के साथ अब जो है जनादेश की और भी एक नजर डालेंगे तो आपको बता दें कि 2019 में जनादेश दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है बीजेपी से जीते थे और धर्मेंद्र यादव यहाँ से सपा से हारे थे। बिल्कुल। आगे अब एक बार जो है इस लोकसभा सीट के अंदर कितनी विधानसभाएं सीटें आती हैं उस पर भी नजर डाल ली जाए तो
यहाँ पर देखिए पांचों की पांचों विधानसभा सीटों पर जो है सपा नजर आ रही है, साइकिल चलती हुई नजर आ रही है नवजीत। यहाँ पर सपा का कुछ ज्यादा ही कद है, लेकिन लोकसभा में बीजेपी जीती थी, अब पुनः सपा जो है यहाँ पर धर्मेंद्र यादव है, तो क्या रहेगा इतिहास, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दे लेते हैं नवजीत। तो एक बार जो इतिहास की तरफ नजर डालेंगे, 2009 की बात कर ली जाए तो मुलायम सिंह यादव सपा से यहाँ पर जीते थे, और 2014 में अखिलेश यादव सपा से। वही अगर 2019 की बात कर ली जाए तो दिनेश लाल यादव बीजेपी से जीते थे 2019 में। तो 2019 में दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ जीते थे, और 2024 में पुनः उम्मीदवार हैं, और अखिलेश यादव यहाँ 2014 में जीते थे, इससे पहले मुलायम सिंह यादव कि ये। अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे, और जो हमारे मेहमान हैं आप जानते हैं इस वक्त बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। हाईकोर्ट जस्टिस संजय सिंह ने मतदान किया है। प्रयागराज के न्यायमूर्ति संजय सिंह ने जो है मतदान किया है, और मतदान अपने परिवार के साथ में उन्होंने किया है। तो बड़ी खबर है प्रयागराज से बता रहे हैं आपको, जहां परिवार के साथ पहुंचकर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। तो तस्वीरें देख सकते हैं, प्रयागराज में न्यायमूर्ति संजय सिंह ने मतदान किया है अपने परिवार के साथ, और कितने गर्व के साथ अपने पूरे परिवार के साथ जो ये अपने जो उंगली पर वो चिन्ह लगा दिया जाता है मतदान के बाद, उसको दिखा रहे हैं वास्तव में। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मतदान किया है। आपको बता दें कि मोहद्दीनपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में मतदान किया है यहाँ पर। तो सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मतदान किया है। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदान करें, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये तस्वीरें प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने, सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मतदान किया है और मतदान किया। एक और बड़ी खबर आ रही है, तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे। दिल्ली से कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने वोट डाला है। दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया है, और जो है मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की है उन्होंने। तो बड़ी खबर दिल्ली से, कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने वोट डाला है, मतदान केंद्र पर जाके अपने मत का प्रयोग किया है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री ने ये बात मान ली कि लिकर पॉलिसी के तथाकथित मामले में एक भी सबूत नहीं मिला। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये तो कन्फेशन हो गया। और आपके पास इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, 500 से ज्यादा जगह आपने छापे मारे, सिर्फ राजनेताओं के यहाँ नहीं। जितने बिजनेसमैन इस लिकर पॉलिसी से संबंधित थे, उनके घर, उनके रिश्तेदारों के घर, उनके जानकारों के घर, उनके स्टाफ के घर, उनके मैनेजरों के घर, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के घर, कहाँ छापा नहीं मारा आपने? और फिर भी अगर एक सबूत नहीं मिला आपको, तो इससे ये पता चलता है कि आपका पूरा का पूरा आरोप जो था वो बेबुनियाद था। अब आप ये कहें कि साहब वो एक्सपीरियंस्ड है, तो एक बात बताइए, फिर तो इसका मतलब ये है कि आप किसी के। तो ये थे सौरभ भारद्वाज। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान जारी है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने वोट डाला है। आपको बता दें कि स्कूल में जाकर मतदान केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने जो है अपने मत का प्रयोग किया है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का चुनाव जो है हो रहा है, और सुबह 7 बजे से ही लगातार मतदाता जा रहे हैं, मतदान केंद्रों पर जाके अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने भी मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते। आज छठवें चरण का आज मतदान हो रहा है प्रयागराज में। मैं रीता बहुगुणा जोशी आज अपना मत देकर यहाँ से जा रही हूँ। मैं मेरे पति दोनों आए हैं। बहुत उत्साह है लोगों में, और मैं समझती हूँ कि छठवें चरण तक भारतीय जनता पार्टी अपना पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुकी है, उससे बहुत आगे निकल चुकी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर से बनाना है तीसरी बार, ये हर जन जन की मंशा हो गई है। नीरज त्रिपाठी जी 52 प्रयागराज से और 51 से
हमारे प्रवीण पटेल जी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं प्रवीण पटेल जी के क्षेत्र में हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों सीटें हम 2019 की बहुमत से कहीं बढ़ चढ़कर अधिक बहुमत से जिता रहे हैं और हम लोग केंद्र में देश में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनाएंगे। तो ये थी बीजेपी सांसद। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वोट डाला है। पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर मताधिकार का दायित्व भी निभाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मतदान किया है। मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया है, अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर मतदान किया है उन्होंने। तो बड़ी खबर दिल्ली से। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। दुनिया के लिए अजूबा है, कितनी संख्या में लोग मत करते हैं। मताधिकार दायित्व भी है, ताकत भी है। भारत विश्व का सबसे ज्वलंत, सक्रिय, प्रभावी लोकतंत्र है। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने वोट डाला है। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा बाहर आकर अपना मतदान कर रहे हैं और मतदान का उपयोग कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली आप सांसद स्वाति मालीवाल ने वोट डाला है। मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मतदान का उपयोग किया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां स्वाति मालीवाल ने मतदान किया है। और आपको बता दें कि बाहर आकर अपना मतदान करें, अपने मत का उपयोग करें, ऐसा उन्होंने कहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, प्रयागराज से बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ ने वोट डाला है। वोटिंग के बाद वोट की अपील की। 400 पार के नारे की सफलता के लिए उन्होंने जो है कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज से बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ ने मतदान किया है। मतदान के बाद वोटरों से वोटिंग करने की अपील भी की है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। एक लोकतंत्र का महापर्व है और इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी को अपना मत डालना चाहिए। और मैं इतने ही आज के दिन यही कहूंगा, जहां जहां मत पड़ने हैं हर जगह बड़ी संख्या में लोग निकलें, जल्दी निकलें, अपने यार दोस्त को भी निकालें और मत डालें। और क्योंकि आज वोटिंग है इसलिए मैं ज्यादा अपील नहीं करूंगा, मगर ये जरूर कहूंगा कि देश उस करवट पे आके खड़ा है जहां से इसकी लंबाई और ऊंचाई का अब अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। भारत जहां जा सकता है और भारत को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो अपने में खुद निर्णायक हो। एक और बड़ी खबर आ रही है, तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वोट डाला है। दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर किया मतदान, जनता से वोट करने की अपील की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उन्होंने मतदान किया है और मतदान करने के बाद मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने पर हम सबको गर्व है और इसलिए मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए, विकसित भारत के लिए हर देशवासी अपने मत का उपयोग। तो अब हम रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और मेहमान में हमारे साथ अब बीजेपी से अश्वनी शाही जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इससे पहले हरेंद्र विक्रम जी थे, अब मोर्चा आपने संभाला है और सीट है, अगर जो सीट की बात करें तो सीट आजमगढ़ की है, जहां पर दिनेश लाल यादव निरहुआ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। लेकिन अगर जो अभी थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी नवजीत कौर ने इसके इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दी है और विधानसभाओं के बारे में जानकारी दी है, तो विधानसभा की अगर जो बात करें तो जो भी विधानसभाएं हैं
यहाँ में इस लोकसभा के अंतर्गत आ रही हैं, उस पर साइकिल ही दौड़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या इस बार ये माना जाए कि निरहुआ के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? देखिए देवेंद्र जी, कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग उपचुनाव में वो सीट जीत चुके थे। इसमें जो है उसके बाद देखिए निरहुआ जी ने किसको हराया, और माननीय मुलायम सिंह जी के परिवार के सदस्य को हराया। हम लोग पूरे प्रदेश की जो 80 सीटें हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी है, अलग अलग चीजें हैं। अब अभी कुछ दिन पहले आपको दिखा कि समाजवादी पार्टी के अंदर किस तरीके का एक गुंडा राज का जो एक ट्रेलर था 2 जनसभाओं में दिखा। माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय गृह मंत्री जी की, माननीय रक्षा मंत्री जी की, सबकी मीटिंग हो रही है और कहीं भी कोई भी भगदड़ नहीं, कोई भी अराजक तत्व उसमें नहीं है कि जो मंच तक चढ़ जाए। लेकिन इन लोगों को वो ही पसंद है और उसको किस तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है कि वो हमारे इतने चाहने वाले हैं। भाई चाहने वाले हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीट क्यों रहे हैं उसमें, ये भी देखने में आया। मंच पर चढ़कर अभद्रता क्यों कर रहे हैं। तो जनता ने, पूर्वांचल की जनता ने तो ये देख लिया कि ये अगर जीतते हैं तो अराजकता फिर से वापस आने वाली है। तो जनता ने उसी दिन मन बना लिया, जो कम बेसी था वो पूरी तरीके से जनता ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर विकल्प है, जो हमको सुशासन दे सकती है, जो हमको हमारे लिए बेहतर विकल्प है। अन्य हमारे जो विकास के मुद्दे हैं जो वहां पर पहुंचे हैं, विकास का जो निरहुआ जी के प्रयास से जो विकास हुआ है, माननीय योगी जी ने जो वहां पर काम किए हैं, उन सब कामों की एक बड़ी भारी फेरहिस्त है जो जनता के सामने है। इन लोगों ने तो कुछ यही सिर्फ किया है कि भाई यादव मुस्लिम, मुस्लिम यादव। हमारे यहाँ मोदी और योगी MY फैक्टर वो है। इनका PDA जो चल रहा था, PDA में साफ साफ परिलक्षित हो रहा है कि किसके लिए ये झुक रहे हैं। और वही हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास। नहीं, PDA में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ये कह रहे हैं दलित हमारे साथ है, पिछड़ा हमारे साथ है, अल्पसंख्यक इनके साथ थे। उसमें भी अब 2 घड़ा हो गया। अब देखिए क्या स्थिति हो रही है। हमको क्यों कह रहे हैं हम लोग स्थिति, सीतापुर में चुनाव होता है अभी पिछला चरण वाला, देवेंद्र जी, बहुत दिलचस्प घटना है। उसमें जावेद वोट देने जाता है और अब्दुल और जुम्मन और पता नहीं कौन कौन, उसको पता चलता है इन लोगों को कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर आया है, तो उसको पीटते हैं कट्टरपंथी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उसकी मां कह रही है कि भाई हमारे लड़के को इसलिए पीटा गया कि हमको जब मकान मिला, हमको आयुष्मान कार्ड मिला, हमको जब उज्ज्वला मिला, ये सारी सुविधाएं जो मिल रही हैं, तो हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया, इसलिए इन कट्टरपंथियों को लग गया डर, तो इन्होंने पीट दिया। वो अस्पताल में भर्ती है और वो खोजे जा रहे हैं, शायद ये गिरफ्तार भी हुआ है। तो आने वो तो मान लीजिए कि प्रशासन काम करेगा अपना, लेकिन ये जो अंडर करंट आ रहा है कि हम सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं, हम मकान दे रहे हैं, तो ये लोग पिटवा रहे हैं लोगों को कि भाई तुम वोट क्यों दे रहे हो। मुस्लिम वोट भी इनका खिसक रहा है, ये सारे इंडिया अलायंस वाले, इंडिया अलायंस ये वही तो है कि तुम भाजपा को क्यों वोट दे रहे हो जी। ये सारे गुंडे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया तो इन्हीं का है, समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। तो यही लोग कर रहे हैं, वही काम हो रहा है जी। जवाब देंगे तो देखिए किस तरीके से अंडर करंट भाजपा की तरफ जा रहा है जी। जवाब देंगे कुछ रविंद्र जी। जिस प्रकार से 10 साल शासन करने के बाद नरेंद्र मोदी जी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, एक भी चीज मंच से बोल दें, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, नारी सुरक्षा हो, आर्थिक असमानता हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, विदेश नीति हो, किसी चीज पे बोलने, वही जब वो नहीं बोल सकते तो उनके प्रवक्ता से हम अपेक्षा क्या करेंगे। तो उनके प्रवक्ता भी वही बोल रहे हैं जन अपेक्षाओं की। वो नहीं बोल रहे हैं कि हमने वादा किया था 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रोजगार देने का, क्या हो गया। हमने कहा था 15 लाख रुपए देने का, क्या हो गया। गन्ने का मूल्य बढ़ाएंगे, क्यों नहीं बढ़ा, 10 रुपए बढ़ा 7 साल में। रुपए का मूल्य बढ़ाएंगे, अवमूलन हो गया। किसानों को आय दोगुनी करेंगे, बोला 5 साल बाद होगा। किसानों को MSP, 700 किसान मर गए, उसके बाद गोलियां चलवा दिया। स्मार्ट सिटी कहाँ गई,
बुलेट ट्रेन कहाँ गई, पेट्रोल डीजल कहाँ गया, उस पर नहीं बोलेंगे। आप सीतापुर की बात कर रहे थे, ये नहीं बताया जो सीतापुर से एक प्रत्याशी लड़ रहे हैं बीएसपी से, ये इनके पूर्व विधायक हैं और उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। जो वहां से कांग्रेस से लड़ रहे हैं वो इनके पूर्व विधायक हैं, तो 2 इनके पूर्व विधायक सीतापुर से लड़ रहे हैं। ये बताएंगे नहीं, बताएं, क्योंकि हिंदू मुसलमान करना है तो अब्दुल और समद और जाने जा क्या क्या बात करेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पीओके, मुस्लिम लीग, मंगलसूत्र, भैंस, टोटी, बिजली, विरासत टैक्स, बैंक अकाउंट, इससे वोट नहीं बढ़ता है ना। इससे भारतीय जनता, इससे जनता के वोटों पे असर पड़ने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता ने बोला है वो वही चीजें हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने सिखा के भेजा है। जनता के मुद्दे पे इतने देर से बैठे हैं, अगर जनता के मुद्दे पे एक चीज भी बोल देंगे। अब हमारे सोती जी बोल रहे थे कि जब जनता वहां जाती है वोट देने के लिए, तो वो अगर इनके बात का लब्बो आप निकाल लें तो वो भारतीय जनता पार्टी के इरादों और वादों को लेके जाती है। अगर ऐसा रहा होता तो 2019 में 50% वोट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव आते आते 30% नहीं रह गई होती, 30% पे पहुंच गए 50% से। तो निश्चित रूप से ये वोटरों का अपमान है। वोटर जा रहा है, उसकी मानसिकता का यहाँ पर उद्घाटन नहीं करना चाहिए। वोटर जा रहा, जाने दीजिए, हम अपनी बात कह सकते हैं कि वोटर को क्या करना चाहिए। तो वोटरों का भी अपमान करने से बचना चाहिए, क्योंकि आंकड़े साफ बताते हैं कि कहीं से भी वोटर लगातार 20% अगर घटाया है मात्र 5 वर्षों में, तो निश्चित रूप से अगर 20% घटा है तो वोटर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए, 28 राज्यों में से केवल 9 राज्यों में है। पिछले 15 चुनाव में 11 चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो अगर इस बात का ख्याल करेंगे तो निश्चित ये कहा जा रहा है कि वोटर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हो रही है। लेकिन हम कह रहे हैं कि वोटर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेके जा रहा है, तो ये वोटर का अपमान है, मतदान का अपमान है। जी अश्विनी शाहिद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी कहिएगा क्योंकि अभी 2 मेहमानों के पास और जाना है मुझे। नहीं, एकदम जल्दी है। देखिए, 2 लोग एकदम इस देश में आइडियल हैं और दोनों लड़कों की जोड़ी बनी हुई है, जिसके लिए स्वर्गीय मुलायम सिंह जी कह गए थे लड़कों से गलती हो जाती है, बार बार 2 बार गलती, दूसरी बार कर रहे हैं। ये दोनों जब अपने अपने पार्टी के अध्यक्ष बने, सबसे देख लीजिए किस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये लोग लैंड कर रहे हैं। दोनों की बात मैं कर रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी देखिए, अलग जो निकाय चुनाव की बात अभी इन्होंने जो कर दी, निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में बड़ा फर्क होता है। सिंह साहब भी जानते हैं इस चीज को। और आज जो है कहने की बात, निकाय विधानसभा के अलग मुद्दे होते हैं, निकाय के अलग मुद्दे और लोकसभा के अलग मुद्दे हैं। 200 प्रत्याशी लगभग 3 लाख वोट से जीते हैं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के। आप लोग तो पूरे 80 नहीं लड़ा रहे हैं। इंडिया अलायंस के नाम पर कहां पंजाब में कैसे तीर चल रहे हैं, बंगाल में कैसे चल रहे हैं, केरल में चल रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि 79 सीट दे रहे हैं ना ये। आप 4 तारीख, आज चुनाव 1 हो जा रहा है, 1 तारीख को, 4 तारीख को सिंह साहब को भी बुलाइएगा, इनका फोन बंद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी बड़े अच्छे से मुझको प्रस्ताव देती हुई स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाती हुई दिखेगी और ये लोग मुंह चुराते हुए दिखेंगे। तो चलिए ठीक है, 4 तारीख को तो रविंद्र जी भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, आप भी रहिएगा। लेकिन रविंद्र जी मोबाइल बंद मत कीजिएगा। हाँ, जैसा कि अश्विनी जी कह रहे हैं, आपका मोबाइल तो नहीं बंद करूंगा जी। नहीं, मैं बंद नहीं करूंगा। आपके माध्यम से एक मांग करता हूं कि अश्विनी शाही जी एक मोबाइल ऐसा भेज दें जिसको मैं बंद ही ना कर पाऊं। तो मैं प्रतीक्षा करूंगा कि 4 तारीख तक मुझे वो मोबाइल मिलता है कि नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है। अब विप्लव जी के पास हम आना चाहेंगे। आजमगढ़ में बीएसपी अपने को कहाँ पाती है, जल्दी से सर। देखिए देवेंद्र जी, आजमगढ़ में जो है अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतने जा रही है, तो मैं उन्हें याद दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आजमगढ़ जो है, आजमगढ़ कभी मुफीद रहा ही नहीं है। केवल एक बाई इलेक्शन में अभी आप 2022 में वहां पर जीत गए हैं। आपकी स्लाइड पे हिस्ट्री में चल रहा था कि वहां पर 2019 में दिनेश लाल यादव निरहुआ जीते हैं, उसको करेक्शन करवा लीजिए जी। बिल्कुल, 2019 में श्री अखिलेश यादव जी सपा बसपा गठबंधन से चुनाव जीते हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ उसको बाई इलेक्शन में जीते हैं। तो बाई के बाद 4 बार वहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है, 4 बार वहाँ बसपा चुनाव जीती है। तो वहाँ पर अगर जो है भारतीय जनता पार्टी कॉन्टेस्ट से बाहर रहती है। इस चुनाव में भी जो मुख्य मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में है।
दिनेश लाल यादव निरहुआ देख लीजिएगा 4 तारीख को, और मेरा फोन तो बंद नहीं रहेगा, मैं ये बता दे रहा हूँ पहले से ही। दिनेश लाल यादव निरहुआ वहां पर तीसरे स्थान पर यदि पाए जाते हैं तो आदरणीय अश्विनी जी को बोलिएगा कि हम सब लोगों को 1-1 किलो मिठाई जरूर भिजवा दें। चलिए ठीक है अश्विनी शाही जी, आपके लिए दोनों पार्टियां चुनौती दे रही हैं, तो अब मिठाई मेरे तरफ से देवेंद्र जी सबके लिए 4 तारीख को रहेगा। स्थान में बताऊंगा, मिठाई मेरे तरफ से रहेगा, क्योंकि सरकार हम बना रहे हैं देश में। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। डॉक्टर आलोक सोती जी, क्या लगता हमारे है? बसपा के साथी ने इनडायरेक्टली हमको शुभकामनाएं दे भी दी हैं, ये मानता हूं, धन्यवाद आपका जी। अब तो हमने तो ये भी कह दिया साहब आप तीसरे नंबर पे रहेंगे। अरे सर, चुनाव देश का हो रहा है ना। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। डॉक्टर आलोक सोती, मतलब आप मान रहे हैं कि आजमगढ़ में आप तीसरे नंबर पे रहेंगे? आप देश के लिए दावा कर रहे हैं? वो देखिए, वो हम ज्योतिषी नहीं है, वो जनता नहीं, आकलन डॉक्टर आलोक सोती कर लेते हैं, ठीक है, अपनी अपनी बातें हो गई। डॉक्टर आलोक सोती जी कर लेते हैं ना आकलन, उनसे ही पूछ लेते हैं। डॉक्टर आलोक सोती जी, कौन से स्थान पे रहने वाला है, क्या आभास हो रहा है आपको? देखिए 2019 का वाई इलेक्शन आप देखते हैं तो उसमें एक बहुत बढ़िया कैरेक्टर है गुड्डू जमाली। ये बसपा से खड़े हुए थे और इनको बहुत अच्छी वोट मिल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं। अंत में जो है इनका एक फ्यूल खत्म हो गया और इन्होंने जो है बीजेपी को सीट जितवा दी। आपकी बार भी आप देख रहे हैं कि सपा और बसपा अलग अलग लड़ रही है, जैसा कि आंकड़े दिखा रहे हैं। और वहां पे आप देखते हैं आजमगढ़ मुस्लिम बहुल इलाका है तो सपा को एक अच्छा एज मिलता है, हमेशा मिला रहा है। इसीलिए वहां आपने देखा था कि सपा के जितने भी बड़े नेता हैं आजमगढ़ एक सुरक्षित सीट मानते हैं सपा के लिए और वहां से खड़े होते रहे और जीतते भी रहे। लेकिन बाई इलेक्शन में गुड्डू जमाली पे जितने वोट मिले थे अगर सपा से जोड़ दिए जाते तो निरहुआ जी हार जाते। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल सही कह रहे हैं बसपा के प्रवक्ता कि वहां पे उनका एक अच्छा होल्ड है। लेकिन यहाँ देखने और समझने वाली बात है कि यहाँ पे त्रिकोणीय होता जा रहा है। हालांकि गुड्डू जमाली जो है अब सपा में आ चुके हैं, एक बड़े नेता है, मुस्लिम वोट भी उनके साथ है और हाथी के भी वोट उनके साथ है, जिसका उन्होंने को बहुत बड़ा फायदा मिला। लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबले में इस बार कुछ कहना मुश्किल होगा। लेकिन निरहुआ जी की जीत थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही है। देखने वाली बात यह है कि चुनाव ही 4 जून को ही सही आंकड़ा सामने आएगा। थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आंकड़े उनके फेवर में, बीजेपी के फेवर में नहीं जा रहे हैं। जी, बीजेपी के फेवर में नहीं जा रहे हैं ऐसे आंकड़े, लेकिन देखा जाए कि 4 जून को क्या होता है। लेकिन मिठाई तो खैर हारने और जीतने के बाद भी अश्विनी शाही जी ही खिलाएंगे। ऐसी बातें पहले हो चुकी हैं और ये फिक्स हो चुका है कि चाहे हारें या जीतें मिठाई आप ही खिलाएंगे। चलिए, लेकिन इससे पहले कि 2 और जो महत्वपूर्ण सीटें डुमरियागंज और जौनपुर, उस पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। नवजीत, जरा इसके बारे में बताइए और फिर मेहमानों के पास हम आते हैं और जल्दी जल्दी इस पर भी चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले डुमरियागंज लोकसभा सीट की बात करेंगे तो आपको बता दें कि चुनावी जगदम्बिका पाल यहाँ पर बीजेपी से, भीष्म शंकर सपा से और नदीम मिर्जा यहाँ पर बसपा से हैं। जल्दी आप ग्राफिक्स चेंज कीजिए और जल्दी न भूमिका बगैर भूमिका के ये हम बताते चलें। कुल मतदाता बताइए। कुल मतदाताओं की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको बता दें 18,85,343 हैं, जिसमें से आपको बता दें कि पुरुष मतदाता यहाँ पर 8,67,324 हैं और महिला मतदाता 10,17,938 है। यहाँ पर देवेंद्र जी, महिला मतदाताओं की संख्या अधिक नजर आ रही है। वहीं थर्ड जेंडर की बात कर ली जाए तो 171 यहाँ पर थर्ड जेंडर। चलिए अब एक नजर जो है जनादेश की ओर भी डालेंगे तो आपको बता दें कि जगदम्बिका पाल बीजेपी से जीते थे और आफ्ताब आलम यहाँ से हारे थे। अब विधानसभा सीटों की बात कर ली जाए, इस लोकसभा सीट के अंतर्गत कितनी विधानसभा सीटें आती है तो उस पर भी जो है नजर डालेंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। जल्दी से इतिहास के बारे में बिल्कुल। वहीं लोकसभा सीटों की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, इतिहास की ओर भी नजर डालेंगे। 2009 में 2014 में जगदम्बिका पाल बीजेपी से यहाँ पर जीते थे और जगदम्बिका पाल 2019 में भी बीजेपी से यहाँ पर जीते थे। देखा जाए यहाँ पर उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी और एक बार फिर आई वाला। तो अब अगली ग्राफिक्स इतिहास के बाद जो है, अब हम जौनपुर लोकसभा सीट की बात कर लें जल्दी से।
बिल्कुल, जौनपुर लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो आपको प्रत्याशी के बारे में बता देते हैं। कृपा शंकर सिंह बीजेपी से, बाबू सिंह कुशवाहा सपा से और श्याम सिंह यादव बीएसपी से चुनावी मैदान में। चलिए अब एक नजर जो है हम इसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे और जनादेश के बारे में भी जानेंगे। इससे पहले कुल मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 9,58,554 कुल मतदाता, 10,15,545 कुल मतदाता 19 लाख हैं। एक शायद अंक कट गया है यहाँ पर ग्राफिक्स बनाते समय, क्योंकि 19 लाख हैं कुल मतदाता यहाँ पर। पुरुष मतदाता 10,15,545 और महिला मतदाता जो है 9,42,923। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास की बात कर ली जाए और फिर इतिहास के बाद विधानसभा सीटों की बात कर लिए तो श्याम सिंह यादव जीते थे, आपको बता दें। और इसी के साथ जनादेश की बात करें तो 2019 में श्याम सिंह यादव जीते थे और कृष्ण प्रताप सिंह हारे थे। वहीं अगर जो इतिहास की बात करें इसके बाद विधानसभाओं की, विधानसभाओं की बात कर लें तो विधानसभा बदलापुर बीजेपी और विधानसभा शाहगंज और विधानसभा जौनपुर बीजेपी और मल्हनी और मुंगरा में साइकिल चल रही है। आगे जल्दी से बढ़ें। इतिहास में धनंजय सिंह बसपा से 2009 में जीते थे और अगर 2014 की बात कर ली जाए तो कृष्ण प्रताप सिंह बीजेपी से जीते थे। 2019 में आपको बता दें कि श्याम सिंह यादव बीजेपी से जीते थे। चलिए ये सीटें हो गई, इनके बारे में हमने अपने दर्शकों को कुछ संक्षिप्त जानकारी दी है। अब हम रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और हमारे मेहमान वही हैं। मेहमानों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो अश्विनी शाही जी, अब डुमरियागंज की तरफ हम रुख करेंगे और डुमरियागंज में जो है जगदम्बिका पाल आपके प्रत्याशी हैं। पिछली बार भी जीते थे, इस बार जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं और वो गणित क्या हैं आपके? देखिए, जगदम्बिका पाल जी बहुत ही जन नेता की भूमिका में हमेशा रहे हैं और वो जहां भी जाते हैं जिस तरफ, मतलब एक तरह से जन सामान्य उनके साथ जुड़ जाता है और एक जो कहते हैं ना जमीनी नेता है वो वहां पर जो व्यवस्थाएं उन्होंने बदली हैं, जो डुमरियागंज में जो जनता के साथ जुड़ाव है और एक विकास का जो है उन्होंने जो वहां पर काम किया। विकास तो खैर हमको कहने वाली बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में हर जगह हुआ है पूरे विश्व में। आज देखिए एक आंकड़ा आज ही निकला है कि आज सर्वश्रेष्ठ 17 तारीख का 17 मई का जो है वो आया था आंकड़ा कि 650 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार हिंदुस्तान में हो गया है। ये कभी हुआ ही नहीं था। यही था हिंदुस्तान जब सोना गिरवी रखना पड़ता था और उस गिरवी रखे सोने में राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया जाता था कि इनको देना है। तो अब वो चीजें नहीं रही, इसलिए जो पैसा चलता है, जो आज कह रहे हैं ना खटाखट हम लोगों ने खाते खोले हैं तो उसमें जो लगभग 30 लाख करोड़ रुपए जो है जनता के पास गए हैं डायरेक्ट, वो भी खटाखट गए हैं। इन लोगों ने तो उम्मीद छोड़ दी। जौनपुर में भी क्या खटाखट वाली ही स्थितियां? जी हाँ, जौनपुर की सीट देखिए हम हारे हुए थे। पिछली बार श्याम सिंह यादव जी वहां चुनाव जीते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस समय कद्दावर प्रत्याशी जो है वहां पर इस समय कृपा शंकर जी लड़ रहे हैं जो बहुत ही मजबूत हैं। श्याम सिंह यादव जी को बाद में देखिए टिकट देना पड़ा और जिसको बसपा ने पहले टिकट दिया था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो समीकरण अचानक वहां पर बदला। हो सकता है कि पहले कुछ परिस्थितियां विपरीत रही हो, लेकिन कृपा शंकर जी के पक्ष में इस समय वहां की स्थिति है। और हम लोग कह रहे हैं ना 80 में 80 की बात हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 2-4 सीट छोड़ देते हैं हम 79 वाली बात नहीं करते हैं, तब भी हम 70 से ऊपर ही रहेंगे उत्तर प्रदेश में। एक सीट की समीक्षा कीजिए या 80 सीट की समीक्षा कीजिए, हम रहेंगे। 2-4-5 सीट अपवाद के रूप में हम छोड़ देते हैं। चलिए ठीक है। रविंद्र जी, आपका क्या कहना है इस डुमरियागंज और जौनपुर पर? देखिए, डुमरियागंज को अगर देखेंगे तो संघ की ये प्रयोगशाला रही है, मुस्लिम बहुल सीट है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रयोगशाला होने के नाते 1967 में इनका उम्मीदवार जीता था और इनके भारतीय जनसंघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बाबू माधव प्रसाद त्रिपाठी जी, वो जनता पार्टी में आ गए तो अगला चुनाव उन्होंने जीत लिया। तो बार बार वहां पर ये अपनी प्रयोगशाला करते हैं, वहां पर दंगे होते हैं, सर्वाधिक दंगे वहीं पर होते हैं। और वहां पर अगर देखा जाए तो पिछले 3 सालों के अंदर में
छोटे छोटे इतने दंगे हुए हैं जिनका संज्ञान ही नहीं लिया गया है। और अगर आप पिछला विधानसभा चुनाव देखेंगे तो योगी जी के सबसे करीबी व्यक्ति जो अपने को बताता है राघवेंद्र प्रताप सिंह, वहां से चुनाव लड़े और बुरी तरीके से हारे डुमरियागंज विधानसभा से। रही बात डुमरियागंज विधानसभा लोकसभा क्षेत्र की, तो पूरे लोकसभा क्षेत्र सबसे अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है, सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। जगदम्बिका पाल जी 2 बार रह चुके हैं। अभी तक आपने 2 प्रत्याशियों का नाम लिया, दोनों कांग्रेस के ही प्रत्याशी हैं मूल रूप से, चाहे जौनपुर वाले हो और चाहे डुमरियागंज वाले हो, दोनों कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, तो या मूलभूत से कांग्रेस के रहे हैं। अब जगदम्बिका पाल जी 2 बार वहां से रहे, लेकिन क्षेत्र में मुझे लगता है वो शायद 100 दिन भी नहीं गए हैं दोनों, मतलब 10 सालों में 100 दिन भी नहीं गए हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा विरोध है। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा जी जो जौनपुर से सपा ने उतारा है वो तो बसपा से हैं, तो बसपा से गए हुए हैं। हाँ, तो हमारे बहुत बसपा के ज्यादातर लोग जो है समाजवादी विचारधारा के हैं। हमारी कम से कम 25% टीम बसपा की ही है। अभी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा था। शायद जी थोड़ी देर बाद बोल लीजिएगा, आप ही की बोल रहे हैं। वहां पर एक है राजा जय प्रताप सिंह जी, मराठा बासी बोलते हैं उनको। पिछली बार ये स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री से फिर जीत के आते हैं, उनको एकदम से उठा के किनारे कर दिया जाता है। तो उनका जो एक पकड़ है पूरे डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र पे, वो डुमरिया पाल साहब के विरुद्ध खड़ा हुआ है। उन्हीं के लोगों ने राघवेंद्र सिंह का विरोध किया था, राघवेंद्र सिंह हारे। अभी उन्हीं के लोग पाल साहब का विरोध कर रहे हैं, और उनके विरोध के कारण ही हारेगी। हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, और जयप्रताप सिंह जी के विरोध के कारण जगदम्बिका पाल हारने जा रहे हैं। चलिए ठीक है। अश्विनी साई जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से कहिए। अभी दो मेहमान और भी हैं, तो एक दो लाइन जोड़ना चाहता हूं सिर्फ। रविंद्र जी ने जो कहा बहुत दंगे हुए हैं, तो ये तो समाजवादी पार्टी घोर आरोप लगा रही है। उत्तर प्रदेश में 7.5 सालों के शासन में दंगे तो हुए ही नहीं। वो मुजफ्फरनगर वाले दंगे को छोड़ दीजिए, सपा की सरकार में दंगे नहीं हुए हैं, दंगा मुक्त प्रदेश है, ये आरोप लगा रहे हैं। दूसरा आरोप ये लगा रहा है कि जगदम्बिका पाल जी 100 दिन नहीं गए हैं। जगदम्बिका पाल जी गाड़ी में तकिया रख के सोते हैं, और पूरे क्षेत्र में कोई शादी हो, कोई मरना हो, हर जगह वो पहुंचे रहते हैं। पाल जी के लिए कोई ये नहीं कह सकता है। और जो योगी जी के बड़े करीबी राघवेंद्र जी के लिए कह रहे हैं चुनाव हारना जीतना लगा रहता है, तो कभी करीबी तो हमारे रविंद्र भाई भी हुआ करते थे योगी जी के, आज है साइकिल पर सवार हो गए, वो अलग बात है। बड़े करीबी हुआ करते थे, इनर सर्किल के हैं, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। चौथी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि वहां हमारे साथ जो आए वो कांग्रेसी है, इनके साथ आए वो समाजवादी विचारधारा के है। तो शरद पवार साहब भी तो कांग्रेस से निकले थे, ममता बनर्जी जी, पटनायक साहब, जगन मोहन रेड्डी, सारे तो कांग्रेस से निकले हैं भाई। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है। आप उस चक्कर में जाएंगे तो बहुत लंबी गिनती गिननी पड़ जाएगी, वो मत गिनिए। लेकिन जो नजदीकी वाली बात है थोड़ा सा आप भी बता दीजिए। हेडगेवार साहब भी कांग्रेस से आए थे, हेडगेवार साहब भी कांग्रेस से आए थे। बिल्कुल, हाँ, ये इतिहास है, ये इतिहास है। लेकिन जो इंदिरा कांग्रेस जो 69 में इंदिरा जी बाहर की गई थी, उस कांग्रेस से नहीं आए थे, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आए थे। ये भी मैं आपको बता। चलिए ठीक है। लेकिन एक बात जो आपने रविंद्र जी ने एक बात जो कही है, रविंद्र जी ने जो एक बात कही कि बीएसपी के करीब 25% लोग समाजवादी हैं और वहां से समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किए हैं, तो ये तो गहरा झटका है बीएसपी को। विप्लव साहब क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। मैं बिंदुवार जवाब देता हूँ चीज का। जैसे जरा जल्दी से चल रहा था, तो जौनपुर में तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही हथियार डाल चुकी है। जौनपुर में आपको पता है, जौनपुर में जिस तरह बसपा का प्रत्याशी को हाईजैक किया गया, उसके बाद उसको सरेंडर करवाया गया बसपा के प्रत्याशी को। तो जौनपुर में तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही सरेंडर कर चुकी है। वहां पर अपना एक पैराशूट कैंडिडेट उतार करके वहां पर बहुत ही उहापोह की स्थिति बनी हुई थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और यहाँ पर भी सिटिंग सांसद जो है बसपा के श्याम सिंह यादव चुनाव जीत रहे हैं, और ये पता है भारतीय जनता पार्टी को भी कि उन्होंने पूरी दम लगा दी है। उसके बावजूद भी वहां भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी 15 दिन पहले ही हार स्वीकार कर चुकी थी, और अपना पूरा साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करने के बाद भी, और जौनपुर की जनता ये देख रही है किस तरह लोकतंत्र की हत्या करने की प्रयास की गई जौनपुर में। जौनपुर को इंदौर बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह असफल रहे उसमें।
तो वो जौनपुर की जनता देख रही है और जौनपुर की जनता ने तय भी कर लिया है। और आज देखिएगा जिस तरह से वहां पर मतदान हो रहा है, वहां पर बहुजन समाज पार्टी के सिटिंग एमपी श्याम सिंह यादव जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। और रही बात डुमरियागंज की, तो डुमरियागंज जो है, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे, तो डुमरियागंज में जितने भी जो भी अभी पिछले 15 साल से जो जगदम्बिका पाल जी वहां पर सांसद हैं, तो उनकी एक एंटी इनकम्बेंसी है पिछले 15 सालों में, और बहुत ही सीनियर लीडर है। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन अब इस वक्त जो है डुमरियागंज की जनता बदलाव चाहती है, वहां पर परिवर्तन आपको 4 जून को देखने को मिलेगा। तीसरी बात, समाजवादी पार्टी के पैनलिस्ट ने कहा कि बसपा के 25% कितना परिवर्तन होता है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर आलोक सोती, हम जल्दी से आपके पास आना चाहेंगे। डॉक्टर आलोक सोती, हम जल्दी से आपके पास आना चाहेंगे। ठीक है विप्लव जी, डॉक्टर आलोक सोती, हम आप जल्दी से आपके पास। ठीक है, ठीक है विप्लव जी, ठीक है। मतलब ये है कि आपकी समाजवादी पार्टी बसपा के बिना पूरी नहीं होती। चलिए, ये आपस में समझ लीजिएगा आप लोग, ये आपस में आप लोग समझ लीजिएगा कि किसकी पार्टी किसके के बगैर पूरी नहीं होती और किसका पार्टी किसको लाभ दे रही है, ये आपस में समझिएगा आप लोग। लेकिन डॉक्टर आलोक सोती, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप पूरे मतलब जो 6वें चरण में जितनी 14 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव चल रहे हैं, इसमें अगर जो पहले 2019 की अगर जो बात की जाए, तो इन 14 सीटों में 9 पर बीजेपी जीती थी और बसपा को 4 सीटें मिली थी, सपा सिर्फ एक सीट जीत पाई थी। क्या लगता है इस बार इन 14 सीटों का जल्दी से विश्लेषण आप बता दीजिए, क्योंकि अब ब्रेक का वक्त होने लगा है और बार बार हमारे पास जो है इंडिकेशन। जी देखिए, इस बार जो है उस ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछली बार जो 4 सीटें मिली थी बसपा को, वो सपा के साथ थी। अब की बार बसपा अलग है, तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि इसका पूरा फायदा जो है बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जहां तक एक सीट थी जिसकी आप बात कर रहे थे, आजमगढ़ की, जिसकी हम लोग विवेचना कर चुके हैं, वहां पे भी जो है त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है और आखिरी बॉल तक जो है निर्णय निकल पाएगा। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि जो 9 सीटें बीजेपी के पास थी, जो मोदी के चेहरे पर लड़ी गई थी, और हमें जिस तरीके से 5 साल काम किया है बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पे, तो हमें लगता है कि अपनी 9 की 9 सीटें तो वो रिटेन करने की स्थिति में है। साथ में वो कोशिश करेगी जो 4 सीटें जो है सपा और बसपा के गठबंधन पे हार गई थी, उसमें कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे जौनपुर की बात की जाए, कृपा शंकर सिंह जो है महाराष्ट्र के है, तो उत्तर प्रदेश जौनपुर के, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति की थी, काफी लंबे समय तक वहां के गृह मंत्री भी रहे हैं। और उसके बाद फिर काफी समय से मैं देख रहा हूँ, मुझे ध्यान आ रहा है 2008 के 7 का चुनाव था, तो एक ऐलान जंग कार्यक्रम में करता था, तो उसमें हमारी मुलाकात लखनऊ में हुई थी। तो तब से मैं देख रहा था कि वो उत्तर प्रदेश में ही रह रहे थे और अपने जौनपुर में रह रहे थे। और इस बार जिस जगह से धनंजय सिंह को मैनिपुलेट किया गया और जिस तरीके से बाद में देखा गया अमित शाह के साथ उनकी पत्नी का फोटो, तो हमें लगता है कि धनंजय सिंह उनके लिए जो है जो कुछ ना कुछ चुनाव में सहायता करेंगे। तो जौनपुर में भी एक अच्छी मजबूत लड़ाई आपको देखने मिलेगी। जहाँ तक जगदम्बा पाल की है, भारतीय हॉकी के सबसे बड़े सितारे रहे हैं, बहुत ही कम समय के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और जिस तरीके का वो मेहनत करते हैं, लोगों के साथ उसका जुड़ाव है, हमें लगता है इस बार वो हैट्रिक जरूर मारेंगे। तो कुल मिला के बीजेपी के लिए इसमें कोई हारने पीछे बैकफुट में देखने की नहीं है। 9 सीटें तो उसके पास नहीं है, उसके आगे जो 5 सीटों में कुछ ना कुछ उसको मिलता नजर आ रहा है। तो चलिए, कुछ न कुछ तो मिलता नजर आ रहा है और देखना होगा ये 4 तारीख को। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दूं। बड़ी खबर, दिल्ली से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वोट डाला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मतदान किया, मतदान केंद्र से निकलते समय सेल्फी भी ली है। बड़ी बात, बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और मताधिकार का प्रयोग करने के बाद उन्होंने सेल्फी पॉइंट पर जाकर सेल्फी भी ली। बड़ी बात आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर मतदान केंद्र से निकलते समय एक सेल्फी भी ली। दिल्ली से यह बड़ी खबर, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मताधिकार का प्रयोग किया है। बेटे रेहान राजू वाड्रा ने भी मतदान किया है। वोटिंग के बाद प्रियंका के बेटे ने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, बाहर आकर वोट करें, बदलाव का हिस्सा बने। तो रेहान ने क्या कुछ कहा है, आइए क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए।
मेरा आया, यू आर अ फर्स्ट टाइम वोटर, क्या बोलना चाहोगी, क्या मैसेज देना चाहोगी? I think everybody should just come out and vote and don't sit idle, make a change. तो रेहान राजीव वाड्रा ने यहाँ पर वोट किया प्रियंका गांधी के पुत्र। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है उड़ीसा से। पीएम नवीन पटनायक ने मतदान किया। राज्य में विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण, लोकसभा चुनाव के 6वें चरण का मतदान जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नवीन पटनायक ने मतदान किया है। राज्य में विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण है और लोकसभा चुनाव के 6वें चरण का मतदान जारी है। All our people, particularly the young people of our state, to exercise their democratic franchise and to vote. तो एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने वोट डाला है। वोटिंग के बाद क्या बोले हैं कपिल देव? मुझे बहुत खुशी है कि हम लोकतंत्र में हैं। कपिल देव जो मुझे बहुत खुशी है कि हम लोकतंत्र में हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए सही उम्मीदवार चुने, सही लोग आएंगे तो देश आगे जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कहा है कपिल देव। Always country will feel very happy कि at least we are under the democracy. What is the one message that you want to give to the people who are going to vote for the first time? Just pick the right candidate for your constitution. That's the most important thing. Now, right people will come. Always country will go in better space. Sir, as a sportsperson, what is your expectation from the new government that will come? What we can do is more important, not what government can do. It's up to us also to help. एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, सिद्धार्थनगर से ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों ने कहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। 1.5 घंटे से अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा। 1.5 घंटे नहीं, अब तो करीब 3.5 घंटे हो गए हैं और एक भी वोट नहीं पड़ा है। तो बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं के बैनर और उनके पीछे लोग मताधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां आपको बता दें सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर किया पोस्ट। मैं सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील करता हूं, सभी मतदाताओं से अपील, वोट जरूर डालें। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रही है, जहां अपने परिवार संबंधी मित्रों से वोट के लिए कहें, ऐसा उन्होंने कहा है। आपका वोट संविधान को मजबूत करने के लिए होगा। तो बड़ी खबर दिल्ली से, सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनता से अपील की है और कहा है कि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे दिल्ली से। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि प्रिय देशवासियों, आज 6ठे चरण का मतदान है और मतदान करने आप सभी लोग जरूर जाएं। 6ठे चरण का मतदान है, वोट जरूर देना है, ऐसा उन्होंने कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, एकता, न्याय और जरूरी मुद्दों पर मतदान करें। ध्यान भटकाने की राजनीति के खिलाफ मतदान करें। ईवीएम पर बटन दबाने से पहले जरा सोचिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जौनपुर से आ रही है। भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह ने किया मतदान। शीतला माता चौकिया धाम के दर्शन करने के बाद मतदान किया है उन्होंने। तो ये खबर जौनपुर से दिखा रहे हैं, जहां प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह ने मतदान किया है। आपको बता दें कि क्या कुछ क्या है, ये सुनो। केंद्र पे आया और याद आई और गांव में मतदान किया। आप इसके पहले कहाँ दर्शन करके तब यहाँ आए हैं? मैं गया माता चौकिया धाम में, वहाँ माता रानी को प्रणाम किया, फिर वहाँ से निकला
हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे हमने जय हिंद इंटर कॉलेज बगल में हनुमान जी को प्रणाम किया। फिर वहाँ से निकल गए हमारे डी बाबा जो है भाई, महिषासुर भैंसासुर लोग कहते हैं, डी बाबा को प्रणाम करके मतदान किया। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर भदोही से आ रही है, जहां ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने रेलवे अंडरपास न होने के कारण जो है चुनाव का बहिष्कार किया है, बनाने की मांग की है उन्होंने। तो ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। भदोही से बड़ी खबर, सराय कंसराय में मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों ने, आपको बता दें कि भदोही में चुनाव का बहिष्कार किया है। तो बड़ी खबर भदोही से बता रहे हैं आपको, ग्रामीणों की रेलवे अंडरपास बनाने की मांग है। ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों की रेलवे अंडरपास बनाने की मांग है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भदोही से, जहां ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है।